दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका। ये वीडियो राजनीति विज्ञान के स्नातक, परास्नातक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है और फ्रांस में क्रांति की चेतना को जागृत करने, उसको गति प्रदान करने में दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्य रूप से इसमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो जैसे दार्शनिकों ने अपनी रचनाओं और विचारों के माध्यम से जनता को ये एहसास दिलाया कि तत्कालीन व्यवस्था शोषणकारी है और इसे बदला जा सकता है। इन्होंने अपने विचारों से क्रांति के बाद की व्यवस्था के स्वरूप को भी परिभाषित किया है। एक सामान्य जानकारी आप सभी लोग जानते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति है 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक चली थी और इस क्रांति का परिणाम ये हुआ था कि राजा को गद्दी से हटा दिया गया। एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक की स्थापना हुई। राजतंत्र के स्थान पर खूनी संघर्षों का दौर चला और अंत में नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेकों मूल्यों का पश्चिमी यूरोप में और उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। हम सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी रहा है और इस नारे ने क्रांति के लक्ष्यों को व्यक्त किया कि सभी लोगों को स्वतंत्रता, समान अधिकार और एक दूसरे के प्रति भाईचारा जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है और यही इस क्रांति को दिशा देने में, गति देने में बेहद जरूरी था। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका को लेकर इतिहासकारों में विवाद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दार्शनिकों ने क्रांति की परिस्थितियों को जन्म देकर क्रांति को उत्पन्न तो किया। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि क्रांति का स्रोत उस समय का जो राष्ट्रीय सामाजिक जीवन का दोष था, उन दोषों में था। दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न नहीं की और इस लिहाज से दार्शनिकों की भूमिका और इनके योगदान को समझना जरूरी होगा। और हमारी आज की वीडियो का जो मूल थीम है या टॉपिक है यही है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की कौन सी भूमिका रही है या ये भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। दोस्तों फ्रांस के इतिहास की राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि 1789 से 1799 तक चली। बाद में आप जानते भी हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया और क्रांति का परिणाम ये हुआ कि राजा को गद्दी से हटाकर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और ये जो मूल्य थे फ्रांस की क्रांति के, इनका पश्चिमी यूरोप में और उसके बाहर प्रसार हुआ और इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इससे विश्व भर में राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ और नए गणतंत्र और उदार प्रजातंत्रों की स्थापना हुई। देखिए जो ये परिवर्तनों का दौर चला उसमें आप ये समझिए कि इसने जो वेस्टर्न कल्चर था, पाश्चात्य सभ्यता थी, उसको हिला दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति इसमें सबसे नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस को बल्कि समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया और फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की और अन्य देश भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। इसने यूरोपीय राष्ट्रों सहित एशियाई देशों में राजशाही और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार किया, जिसके कारण क्रांति में परिवर्तन हुआ और कई राज्यों में क्रांतियां हुई। आइए जानते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति में जिन महत्वपूर्ण दार्शनिकों और विचारों का योगदान रहा है। उसमें सबसे पहला नाम मॉन्टेस्क्यू का है। देखिए मॉन्टेस्क्यू, इनका जीवन काल या समय काल 1689 से 1755 है। जब आप मॉन्टेस्क्यू को पढ़ते हैं तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आप सभी जानते हैं कि स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा
ये जो है मॉन्टेस्क्यू की महत्वपूर्ण कृति है और इनको शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू एक राजनैतिक विचारक, न्यायविद और उपन्यासकार थे। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया था। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति मॉन्टेस्क्यू था। तो मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। आप जानते हैं कि लुई 16वां राज्य के दैवीय सिद्धांत का पक्षधर था और इस दैवीय सिद्धांत का खंडन करने वाले व्यक्तियों में मॉन्टेस्क्यू महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसने कहा कि राजा की जो स्वेच्छाचारिता है वो गलत है और फ्रांसीसी सरकार निरंकुश सरकार है, क्योंकि राजा में ही समस्त शक्तियाँ केंद्रित हैं। इसी के कारण फ्रांसीसी जनता को स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है। अपनी प्रसिद्ध रचना कानून की आत्मा का प्रकाशन इन्होंने 1748 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट का प्रकाशन इन्होंने किया और इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने इंग्लैंड की शासन प्रणाली को आधार मानकर शासन के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के कार्यों में पृथक्करण पर जोर दिया। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की बात करके फ्रांस की निरंकुश राज व्यवस्था पर चोट किया और उसके ये विचार इतने लोकप्रिय हुए कि उसकी पुस्तक के 3 वर्षों में, ये जो पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके 3 वर्ष में 6 संस्करण प्रकाशित हुए थे। 6 संस्करण प्रकाशित हुए। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉन्टेस्क्यू ने सीधे तौर पर न तो क्रांति की बात की और न ही राजतंत्र को समाप्त करने की बात की। उसने केवल निरंकुश राजतंत्र के दोषों को उजागर किया और संवैधानिक राजतंत्र के स्थापना की या संवैधानिक राजतंत्र की बात की। तो आप जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है वो काफ़ी हद तक वैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों पर जोर देता था। उसका मानना था कि निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए शासन के 3 अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों को पृथक करना जरूरी है और इसी आधार पर उसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसका शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मूल उद्देश्य ही यही है कि जब तीनों शक्तियां एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी तो उनके अधिकारों को सीमित रखेंगी और जनता के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। तो ये तो था मॉन्टेस्क्यू के विचार और इनका क्या प्रभाव रहा फ्रांसीसी क्रांति में, इसके बारे में। अब आइए जानते हैं वॉल्टेयर के बारे में। वॉल्टेयर का जो समय काल है वो 1694 यानी 1694 से 1778 तक का है। वॉल्टेयर का जो समय काल है वो 1694 से 1778 है। वॉल्टेयर को बादशाह के नाम से संबोधित किया जाता था। वॉल्टेयर 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक थे। वॉल्टेयर संगठित धर्म और पारंपरिक संस्थानों की आलोचना के लिए और स्वतंत्र भाषण और अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं के उनके प्रमुख समर्थन के लिए जाना जाता था। और इनके समकालीन लोगों में जॉन लॉक, जो कि उदारवाद के जनक हैं, जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप और जीन जैक्स रूसो शामिल थे। तो वॉल्टेयर जो है ये 18वीं शताब्दी के संपूर्ण विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व हैं। अपने देश के लिए वह रेनेसां, धर्म सुधार और क्रांति तीनों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। अपने देश के लिए यानी फ्रांस के लिए वह रेनेसां यानी पुनर्जागरण, इसके अलावा पुनर्जागरण, धर्म सुधार और क्रांति, इन तीनों का प्रतिनिधि अगर जो कहा जाए तो ये वॉल्टेयर हैं। और वॉल्टेयर ने ब्रिटेन की उदार राजनीति, धर्म और विचार स्वतंत्रता का विशद चित्रण किया और पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था से उसकी तुलना की और फ्रांसीसी समाज में जो बुराइयां थीं उनकी कमियों का उल्लेख किया। और आप सभी जानते हैं कि तत्कालीन समय में धार्मिक व्यवस्था, उसमें चर्च जो है महत्वपूर्ण था। धार्मिक व्यवस्था और चर्च को उन्होंने अपना निशाना बनाया
और अपने व्यंग्यात्मक लेखों के द्वारा पादरियों के भ्रष्टाचार और दुष्चरित्रता का भंडाफोड़ किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। हम इसमें जो है वॉल्टेयर के जीवन परिचय के बारे में न जान के उनके विचारों के बारे में जाने, तो आप जान लीजिए कि वॉल्टेयर ने अपने इंग्लैंड निर्वासन के दौरान इंग्लैंड के संवैधानिक राजशाही के तहत बुद्धिजीवियों द्वारा आनंदित भाषण की तुलनात्मक स्वतंत्रता की सराहना करने आया। और आप जान लीजिए कि फ्रांस लौटने पर लेटर्स फिलॉसफिक्स सुरलेस एंगेल्स इन्होंने प्रकाशित किया। विज्ञान और कला में प्रगति को प्रोत्साहित करने का कार्य भी वॉल्टेयर ने किया और सामाजिक सुधारों का प्रयास किया। निष्पक्ष परीक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने साहित्य और सांस्कृतिक दायरे का इस्तेमाल किया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो चर्च पर भी प्रहार करता है, सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार करता है, और वो कहता है कि अब कोई ईसाई नहीं बचा क्योंकि केवल एक ही ईसाई था, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। और उसके लेखों को पढ़कर तत्कालीन चर्च और पादरियों के प्रति जनता की श्रद्धा समाप्त हुई। वॉल्टेयर ने ये बताया कि जनता को वही बात ठीक माननी चाहिए जो उसके विचार और विवेचना की कसौटी यानी तर्क पर जो खरे उतरते हों। किसी के द्वारा कही सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह से वॉल्टेयर ने तत्कालीन समय में प्रचलित अंधविश्वास और चर्च और पोप की सत्ता को जो है चुनौती दिया। वॉल्टेयर इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र के अनुरूप फ्रांस में व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। उसने ये कहा कि मैं 100 चूहों के स्थान पर एक शेर का शासन पसंद करता हूँ। ये कथन वॉल्टेयर का है। वॉल्टेयर का कहना था कि मैं 100 चूहों के स्थान पर एक सिंह का स्थान पर एक सिंह यानी एक शेर या बहादुर व्यक्ति का शासन पसंद करता हूँ। ये कथन वॉल्टेयर का है। वॉल्टेयर ने भी सीधे तौर पर कहीं भी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन उसके विचारों ने स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि निर्मित की थी। अब आइए और भी महत्वपूर्ण विचारक रूसो के बारे में जान लेते हैं। रूसो का जन्म 1712 में और मृत्यु 1778 में हुई थी। रूसो का जन्म 1712 में और इसकी मृत्यु 1778 में हुई थी। और रूसो के यहाँ पर भी हम रूसो के जीवन परिचय के बारे में न जानकर उसके विचारों के बारे में जानेंगे कि उसके विचारों ने किस तरह से फ्रांस की क्रांति में अपना योगदान दिया। तो रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ और रूसो के जन्म के समय उसकी माता का देहांत हुआ। उसको नियमित और औपचारिक शिक्षा नहीं मिली और आप जान लीजिए कि रूसो के जो भी ज्ञान हैं, विचार हैं, वो उसके व्यवहारिकता पर आधारित हैं। और रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी हमारे साथी राजनीति विज्ञान से तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि रूसो की बुक का नाम है, महत्वपूर्ण बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता। और हाब्स, लॉक और रूसो को तीनों को समझौतावादी विचारक माना जाता है। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का खंडन करते हुए ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों द्वारा आपस में समझौता करने के फलस्वरूप हुई है। तो रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इसके माध्यम से उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता की वकालत की। और इसी पुस्तक में उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सर्वत्र जंजीरों में जकड़े होते हैं। इन जंजीरों से मुक्ति पाने या छूटने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट चलें, यानी अपने प्रकृति में पुनः लौट चलें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने बताया कि राजा का पद दैवीय नहीं है। जनता ने एक ही समय राजा को अधिकार दिए थे जिससे कि उनको शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायता करे। और जो एक सामान्य इच्छा या जनरल विल का कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया है, उसका कहना है कि सामान्य इच्छा से बने राज्य का अनिवार्य और सार्वभौम कर्तव्य है कि वो समाज को सर्वोपरि मानते हुए कार्य संचालित करे। रूसो का दृढ़ विश्वास था कि जो सर्वोपरिता है या जो उच्च स्थान है जनता के हाथ में होनी चाहिए। शासन का जो मूल अधिकार है वो जनता के हाथ में होना चाहिए, किसी व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं। और इसी को उसने सामान्य इच्छा या जनरल विल कहा है।
और रूसो ने मानव अधिकारों की घोषणा की और कहा, स्वतंत्रता तथा समानता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है जिनकी प्राप्ति एक प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो सकती है। इसलिए लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए राजतंत्र के स्थान पर। राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र यानी राजा के शासन के स्थान पर प्रजा के शासन की स्थापना होनी चाहिए। और राजा प्रजा को अगर अधिकार नहीं देता है तो उसे लड़कर ये अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि रूसो ने भी डायरेक्टली यानी रूसो जो है एकदम स्पष्ट रूप से कहीं भी क्रांति की बात नहीं करता है। रूसो ने कहीं स्पष्ट रूप से क्रांति की बात नहीं किया है और उसने अपने रचनाओं में स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व है, फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण नारा, वो रूसो के विचारों में परिलक्षित होता है। नेपोलियन ने रूसो के बारे में कहा था कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति भी न हुई होती। लुई 16वां अपने को बचा सकता था यदि उसने लेखन को नियंत्रित किया होता। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि एक वर्ष में उसके 13 संस्करण प्रकाशित हुए थे, एक वर्ष के अंतर्गत। और इसमें राजदर्शन संबंधी गंभीर विचारों का विवेचन रूसो के द्वारा किया गया है। तो हमने ये भी जान लिया कि रूसो ने भी कहीं भी क्रांति के बारे में स्पष्ट रूप से जो है चर्चा नहीं किया है। रूसो की विचारधारा पर उसके युग की परिस्थितियां और अनेक दार्शनिकों का प्रभाव रहा है। इसमें उदारवादी चिंतक जॉन लॉक और आदर्शवादी विचारक प्लेटो का प्रभाव रहा है। और रूसो ने आरंभ लॉक की एक तरह से उदारवादी रचना से करता है, उदारवादी दृष्टिकोण से, लेकिन वह प्लेटो के रिपब्लिक तक जाकर हीगल की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जहां व्यक्ति को जो है एक इकाई भी नहीं माना जाता है, राज्य को ही सर्व कुछ मान लिया जाता है। तो इस तरह से रूसो ने अपनी रचना के माध्यम से, आप देखिए कि जो फ्रांस की क्रांति का मूल उद्देश्य था, आधार था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इस विचार को प्रोत्साहित किया। और कहीं न कहीं ये रूसो के विचारों से ही फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश हुआ था, बंधुत्व के विचारों का। इसके अलावा देखिए जो मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो के अलावा कुछ अन्य दार्शनिक भी रहे हैं जिनका प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा है। उसमें एक महत्वपूर्ण दार्शनिक 18वीं शताब्दी के रहे हैं दिदरो का जीवन काल 1713 से 1784 ईस्वी था और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, इंसाइक्लोपीडिया के प्रकाशन के माध्यम से शासन की बुराइयों, चर्च की भ्रष्टता और जो हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्ट आचरण था, असमानता थी, उन सब को उजागर किया। और आप जान लीजिए कि दिदरो की रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। फ्रांसीसी सरकार ने दिदरो को अपना घोर शत्रु मानते हुए उनकी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आप जान लीजिए कि ये जो विचारक थे फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में अगर कहा जाए तो इन विचारकों की भूमिका जो है वो क्रांति के विस्फोट में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन दार्शनिक विचारधारा ने इस क्रांति को जन्म दिया। जैसा कि नेपोलियन का कहना है, ये पूरी तरह से उचित नहीं है। नेपोलियन तो यहाँ तक कहता है कि यदि रूसो न होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति न होती। ऐसा बिल्कुल एकदम पूरी तरह से इसको सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन समय और परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी क्रांति के लिए। और किसी भी दार्शनिक ने न तो क्रांति की बात की, न क्रांति के लिए कोई संगठन बनाया, न क्रांति का आह्वान किया। वो क्रांति के नहीं बल्कि सुधारों के पक्षधर थे। इसी कारण वो राजतंत्र और उसकी बुराइयों को उखाड़ फेंकने के बजाय संवैधानिक राजतंत्र की बात करते हैं। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में इनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और अगर इनकी भूमिका को हम नकारते हैं तो ये इतिहास की दृष्टि से भूल हुई होगी।
विचारकों ने फ्रांसीसी क्रांति का विस्फोट नहीं कराया, बल्कि अपने उग्र विचारों से उसको जो है गति और दिशा दी। उन्होंने राजनीति और समाज की बुराइयों पर आघात किया, उसमें सुधार लाने की प्रेरणा दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दार्शनिकों ने जो क्रांति की, इन दार्शनिकों ने क्रांति की वैचारिक और मानसिक, देखिए, क्रांति की वैचारिक और मानसिक पृष्ठभूमि तैयार की, जिससे कि फ्रांस की क्रांति हुई। और कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन मानसिक और वैचारिक रूप से इन दार्शनिकों का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर और उसके कार्यक्रमों पर अवश्य पड़ा है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने ये जाना कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों यानी फिलासफर्स की भूमिका क्या रही है। इसमें मुख्य रूप से मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो, डिडरो का नाम लिया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हालांकि जो यहाँ पर हमने ये टॉपिक लिया है, ये आपके स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रतियोगी स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।